सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, अपनी ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी का 6 लेसन चल रहा था। अपना 6 लेसन रनिंग में था और मेरे को लग रहा है कि जो 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आपके वैसे तैयार हो गए होंगे और शायद लगता है कि आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं जितने अपन रनिंग कक्षाओं में रहते हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि ज़्यादातर लड़कों के कोई कमेंट्स वगैरह कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लड़के अभी तक भी रेस्ट में हैं। लेकिन आप सोचिए कि लंबे समय तक रेस्ट में नहीं रहना, क्योंकि बोर्ड चाहे सिलेबस को कम करे लेकिन एग्जाम तो होना ही है, और एग्जाम को यदि अच्छी तरीके से फाइट करना है तो आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो, जिस सब्जेक्ट के वीडियो बराबर आ रहे हैं उनको आप बराबर तैयार कीजिए, अपनी नोट्स बुक के अंदर उसको उतारिए, और यदि कोई पॉइंट आपके कंफ्यूज में है तो आप संबंधित टीचर से उसको कंसल्ट कीजिए। चलो, अपने डेली रूटीन के अनुसार अपना पॉइंट चल रहा था पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। पॉइंट था पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि। कल थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते समय टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में थोड़ा रह गया था। लेकिन आपको बताया था मैंने कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रेमर। इस क्रेमर नामक व्यक्ति ने पादपों में जल अवशोषण के बारे में बताया कि पादपों में जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है, और 2 प्रकार में आपको मैंने फर्स्ट बताया था निष्क्रिय जल अवशोषण। ये पॉइंट अपना कल कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं निष्क्रिय जल अवशोषण किसे कहते हैं, कैसे होता है। जल अवशोषण या जल को अवशोषित करने वाला जो खिंचाव बल होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, इस विधि के द्वारा कितने % जल अवशोषित किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि ज्यादातर पौधों के अंदर जल अवशोषण का अधिकांश भाग यानी 96 से 98% अर्थात 96 से लेकर के 98% जल अवशोषित होता है निष्क्रिय रूप से। इस विधि के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक अपने आप जल का अवशोषण होता है, और जल का अवशोषण करने वाला जो कारक होता है वो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, और उस पत्ती के अंदर भी वो खिंचाव बल या तनाव बल उत्पन्न होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। आपको मैंने बताया था कि पौधे की पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण उस पादप पत्ती की कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है, और उस कमी के कारण एक खिंचाव बल, एक तनाव बल उत्पन्न होता है, और उस तनाव बल के कारण मृदा के जो जल होता है उस जल को मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि जब जल अवशोषण के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे कहते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। सेकंड आता है वो है, दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। इसे इंग्लिश में एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं।
इसे पैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पैसिव। ठीक है। सक्रिय जल अवशोषण आपने देखा कि बहुत कम मात्रा के अंदर जल अवशोषित किया जाता है। ये कुछ पॉइंट अपन ने, थोड़ा बहुत पॉइंट अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन आज इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। कैसे होता है, कैसे खिंचाव बल उत्पन्न होता है, कितने % जल का अवशोषण किया जाता है। तो आज पॉइंट है अपना सक्रिय जल अवशोषण। देखिए, सक्रिय जल अवशोषण का मतलब ये होता है कि ये जो सक्रिय रूप से जल का अवशोषण होता है वो केवल 2 से 4% जल को ही अवशोषित किया जाता है। यानी पौधा जितना जल अवशोषित करता है उसका केवल 2-4% भाग ही सक्रिय रूप से अवशोषित किया जाता है। इसको सक्रिय जल अवशोषण क्यों कह दिया? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पौधा जल का अवशोषण करता है, जड़ों के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात यह आती है कि इस प्रकार का जो अवशोषण होता है, इस प्रकार के अवशोषण में जल को अवशोषित करने वाला जो बल होता है, जो तनाव खिंचाव बल होता है, वो जड़ के अंदर ही उत्पन्न होता है। जड़ के अंदर जो धनात्मक बल उत्पन्न होता है, जो खिंचाव बल उत्पन्न होता है, और उस खिंचाव बल के कारण ही मृदा जल को अवशोषित किया जाता है। क्लियर? ये जो बल होता है ये वाष्पोषण के कारण नहीं होता, बल्कि प्रासरण के कारण से होता है। यानी इसमें वाष्पोषण का कोई रोल नहीं होता है। इसमें प्रासरण के कारण से एक ऐसा आकर्षण बल उत्पन्न होता है जड़ों के अंदर, और उस जड़ों के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है, जो खिंचाव बल उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं मूल दाब। क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं, रूट प्रेशर। इसको कहते हैं रूट प्रेशर। क्या कहा जाता है? मूल दाब कहा जाता है। और इस मूल दाब के कारण ही मृदा में पाए जाने वाला जो जल होता है वो लगातार अंदर आता रहता है। यहां मैंने एक हल्का सा आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया था मैंने। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार से देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई तना है, ये तना है, ये धरातल आ गया, और ये इस पौधे की क्या है? ये इस पौधे की मान लीजिए ये जड़ है। ठीक है। और इधर मान लीजिए ये शाखा है, और इस शाखा से ये पत्तियां निकल रही हैं। मान लीजिए ये इधर क्या निकल रही हैं? पत्तियां। और ये पत्ते की क्या है? ये पत्ती की है मध्य शिरा। ये पत्ती है, और ये पत्ती की क्या है? मध्य शिरा, और ये अन्य शिरा है। ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए ये मध्य शिरा की ये कोशिकाएं हैं। क्या है? ये कोशिकाएं। ये यहाँ पर शाखा की जाइलम की कोशिकाएं हैं। ये इस प्रकार से कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। यहाँ पर ये जड़ की कोशिकाएं होती हैं। अब आपको पता है यहाँ पर ये मृदा जल है। क्या है ये? ये मृदा जल। ये मृदा जल है। ठीक है। और ये जड़ के जाइलम की कोशिका है। ठीक है। अब आपको यह भी पता होगा कि जड़ के जाइलम की कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या है? कम है, जबकि मृदा जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। आपको यह भी पता है कि जल का जो फ्लो होता है, जल का जो प्रवाह होता है, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो इस प्रकार से यह मृदा जल होगा, ये इस जड़ के जाइलम की कोशिकाओं के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। जब इसके अंदर जल प्रवेश कर जाएगा तो इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसके पास वाली जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। और इस कोशिका का जल आ जाता है इस कोशिका में। अब इस कोशिका का जल इसमें आ गया तो इसमें पुनः जल की क्या हो गई? कमी हो गई। तो दोबारा से मृदा से क्या आ जाएगा? जल आ जाएगा। अब इस 2 नंबर की कोशिका में जल आ गया। अब आपको पता है इस तीसरे नंबर की कोशिका में जल की कमी है, और ये सेकंड नंबर वाली कोशिका का जल आ जाता है तीसरे नंबर की कोशिका से, और तीसरे नंबर से आ जाता है चौथे नंबर की,
इस प्रकार से लगातार नीचे से ऊपर की ओर जल चलता रहता है। तो यहां पर देखा आपने कि जल को अवशोषित करने वाला जो दाब है, जो खिंचाव बल है, वो कहां पर उत्पन्न हुआ? ये उत्पन्न हुआ है जड़ की कोशिकाओं में। और जड़ की कोशिकाओं में जो दाब उत्पन्न होता है और उस जिस दाब के कारण से जल का अवशोषण होता है, वो दाब कहलाता है मूल दाब। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस जल को अवशोषित करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब आपको पता है ऊर्जा की पूर्ति किससे होगी? एटीपी से। अब ये एटीपी कहां बनेगा? आप कहोगे साहब एटीपी क्या होता है? इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। इस एटीपी नामक अणु के अंदर ऊर्जा पाई जाती है। बात ये आती है ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा कहां से आई? तो देखिए, जो जड़ की कोशिका होती है, जो जड़ की कोशिका होती है, जड़ की कोशिका, इन कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया होती है और इस श्वसन क्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। और यही ऊर्जा किसके रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। और जब जल का अवशोषण होता है उस समय इस एटीपी से क्या दे दी जाती है? ऊर्जा दे दी जाती है। ये देखिए, ये सक्रिय अवशोषण उस परिस्थिति में भी होता है जब वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम हो। ये जो सक्रिय अवशोषण है ये कब होता है? जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या हो? न्यूनतम हो। जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया न्यूनतम होती है उस समय भी जल का अवशोषण होता है। जबकि आपको पता है निष्क्रिय जल अवशोषण में तो वाष्पोत्सर्जन के कारण से ही खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा था और उस खिंचाव बल के कारण ही जल का अवशोषण हो रहा था। यहाँ पर देखिए, रात्रि के समय ऐसा जनरली कब होता है? सक्रिय अवशोषण कब होता है? रात्रि के समय होता है। कब होता है? रात्रि के समय। क्योंकि रात्रि के समय आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, तो फिर उस समय जल का अवशोषण कैसे होगा? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तो हो रहा है नहीं रात को तो रंध्र वगैरह क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। तो उस समय फिर जल का अवशोषण कैसे होता है? तो रात्रि के समय पादपों के अंदर जल का अवशोषण होता है सक्रिय रूप से। और ये पौधों के द्वारा अवशोषित कुल जल का 2 से 4% पार्ट होता है। इस प्रकार से सक्रिय जल अवशोषण में जो जड़ें होती हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जबकि वायवीय भाग क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने पादपों में जल अवशोषण की 2 क्रिया विधि बताई हैं। एक बताया है मैंने निष्क्रिय रूप से और एक बताया है सक्रिय रूप से। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और अब नया पॉइंट लेते हैं और वो है पादपों में जल का मार्ग, यानी pathway of water in plants। पॉइंट है पादपों में जल का मार्ग। ठीक है, पादपों में जल का मार्ग, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, ये पादप है, ये पादप की जड़ें हैं, ये पादप की क्या है? जड़ें। और ये मान लीजिए शाखाएं वगैरह निकल रही हैं, ये शाखाएं हैं, ये पादप है। ठीक है, यहां पर आपको ये भी पता है कि जैसे मैं पूरी जड़ नहीं दिखा करके एक जड़ का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक रूट, ये एक जड़ है इस पौधे की,
अब आपको ये भी पता है कि जड़ के चारों ओर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये यहां से क्या निकल गए? मूल रोम निकल गए। क्या निकल गए? मूल रोम। ये मूल रोम है, ठीक है, ये मूल रोम है। आपको ये भी पता है कि पौधों के अंदर दो ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है जल और खनिज लवणों का क्या करता है? परिवहन करता है। यानी जो मृदा से अवशोषित जो जल होता है और उस जल के अंदर घुले हुए जो लवण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। फिर आता है फ्लोएम, और फ्लोएम का कार्य होता है जो संश्लेषित भोजन होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, इन खाद्य पदार्थों का क्या करना? परिवहन करना। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा और जल और खनिज लवण का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। यहाँ पर बातें अपन चल रही थी जल की, तो इसका मतलब मृदा जल को जड़ें अवशोषित करेंगी और जड़ें अवशोषित करेंगी तो अवशोषित जो जल होता है वो जाइलम के द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसका मतलब उस जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये मृदा है और ये मृदा में पाए जाने वाला जल है। ये क्या है? मृदा जल। ठीक है, ये मृदा जल है। क्या है? मृदा जल। और ये है मूल रोम। क्या है ये? मूल रोम। और ये है मान लीजिए जड़। क्या है ये? जड़। और इस जड़ के अंदर मान लीजिए ये मैं बीचों बीच में एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये मान लीजिए जड़ का जाइलम है। ये क्या है? जड़ का जाइलम। ठीक है, क्योंकि जल को कौन लेके जाएगा? जाइलम लेके जाएगा। अवशोषित कौन करेगा? मूल रोम करेगा। और मूल रोम जल को किसको दे देगा? जड़ को दे देगा। तो यहां पर सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले इस मृदा जल को कौन अवशोषित करता है? मूल रोम करता है। और मूल रोम से जो जल होता है ये जल जड़ के जाइलम तक जाता है। अब मूल रोम से अवशोषित जो जल है उस अवशोषित जल का जड़ के जाइलम तक जाने का जो मार्ग है वो कहलाता है जल का पार्श्वीय प्रवाह। क्या कह रहा हूं मैं कि जो अवशोषित जल होता है मूल रोम द्वारा अवशोषित जल का जड़ के जाइलम तक पहुंचना क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह है। इसको लेटरल फ्लो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल फ्लो। यानी मूलरोम से जो अवशोषित जल है उस अवशोषित जल का मूलरोम से जड़ के जाइलम तक पहुंचना वो कहलाता है पार्श्वीय प्रवाह है, यानी लेटरल फ्लो। अब आपको ये भी पता है कि जो जाइलम यहाँ तक पहुंचता है वो कौन कौन से मार्ग से जाता है। मूलरोम से जब जड़ के जाइलम तक जल पहुंचेगा तो वो कौन से मार्ग से गुजरेगा? तो मेनली इसमें 3 मार्ग हैं। जल के कितने मार्ग दे रखे हैं? 3। और 3 मार्ग कौन कौन से हैं? एक है एपोप्लास्ट, एक है सिम्प्लास्ट और एक है रसधानीय पथ। तो पादपों में जो जल के जो मार्ग हैं वो मेनली 3 हैं। कितने मार्ग हैं? 3 हैं। और इसमें मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक डायग्राम देखना आप।
ये जैसे कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर देखिए ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ये है राजधानी, ये है जीव द्रव्य, यह कोशिका द्रव्य, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट, और ये है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। तो यहां देखिए अनेक कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो पादपों के अंदर जल का जो मार्ग है वो तीन है, तीन मार्ग हैं। और तीन मार्ग कौन कौन से हैं? देखो मैं यहां लिख देता हूं। तीन मार्ग कौन कौन से हैं? एक है एपोप्लास्ट पथ, एक है सिम्प्लास्ट पथ, और एक है अधस्तानीय पथ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन एपोप्लास्ट पथ। देखो जो एपोप्लास्ट पथ होता है, जब पादपों में जल का प्रवाह है निर्जीव भागों से, निर्जीव भागों में क्या क्या आ जाएगा? कोशिका भित्ति या अंतराकोशिकीय अवकाश, यानी कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अवकाश। तो दो चीजें बोल रहा हूं, जब अवशोषित जल या तो कोशिका भित्ति या कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले खाली जगह से गुजरता है, तो उसे कहते हैं अपन क्या? एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पथ। तो यहाँ पर मैं एपोप्लास्ट की बात करूं कि इस मार्ग के अंदर जो जल होता है ये या तो कोशिका भित्ति, ये या तो किसमें? कोशिका भित्ति, या फिर अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराकोशिकीय अवकाश से गुजरता है। या तो कोशिका भित्ति से गुजरेगा या फिर अंतराकोशिकीय अवकाश से गुजरता है। तो इस प्रकार का जब जल प्रवाह होता है तो इसे कहते हैं एपोप्लास्ट पथ। और इस मार्ग के अंदर जब जल गुजरता है उस समय अनियंत्रित और विस्तरण के द्वारा होता है। कब होता है? कैसा होता है? जब एपोप्लास्ट के द्वारा जब जल गुजरता है उस समय या तो जो पानी होगा, जो जल होगा, वो कोशिका भित्ति से या फिर अंतराकोशिकीय अवकाशों से गुजरता है। और जब जल का प्रवाह होता है वो प्रवाह है विस्तरण के द्वारा या तो विस्तरण के द्वारा होगा और अनियंत्रित रूप से होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कोशिका भित्ति ये है, तो जल गुजरेगा इधर से, ऐसे गुजरेगा, जो जल होगा वो इधर से गुजरेगा। और इस मार्ग से, जैसे ये भी कोशिका भित्ति है, जब जल इधर इस प्रकार से कोशिका भित्ति के द्वारा गुजरता है तो इसे कहते हैं एपोप्लास्ट पथ। यहाँ पर देखिए जो दो कोशिकाओं के मध्य गैप पाए जाते, जैसे मान लो यहाँ पर ये दो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर दो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी दो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। तो दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उस खाली जगह को कहते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। तो जब जले कोशिका भित्ति आपको पता है निर्जीव है। कोशिका भित्ति कैसी है? निर्जीव है। तो या तो जले अवशोषित जल कोशिका भित्ति से या फिर अंतराकोशिकीय अवकाश से जब गुजरता है तो उस मार्ग को कहते हैं अपन एपोप्लास्ट मार्ग कहते हैं।
और इस मार्ग के अंदर जब जल का प्रवाह होता है तो अनियंत्रित रूप से होता है। किससे होता है? अनियंत्रित रूप से और विस्तरण क्रिया के द्वारा होता है। यहाँ तक अपने बातें पढ़ ली हैं। ये आपका डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर देखिए कोशिका बीती है, ये रिक्तिकाएं हैं। ये बीच में क्या है? रिक्तिकाएं। आपको ये भी पता है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर के और एक बड़ी रिक्तिका बनाती हैं और वो बड़ी रिक्तिका मध्य में पाई जाती है। तो मध्य के अंदर ये क्या है? रिक्तिकाएं हैं। इन रिक्तिकाओं के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और इसके चारों तरफ जो लिक्विड पाया जाता है इसे कहते हैं जीव द्रव्य। यहाँ पर एक शब्द आया है प्लाज्मोडेस्मेटा। एक शब्द है प्लाज्मोडेस्मेटा और इसे ये इंग्लिश वर्ड है प्लाज्मोडेस्मेटा। हिंदी में कहते हैं इसे जीव द्रव्य तंतु। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य तंतु। तो जीव द्रव्य तंतु किसे कहते हैं? जब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक बहुत ही महीन छिद्र पाया जाता है और उस महीन छिद्र के द्वारा एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य के संपर्क में रहता है। अर्थात दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में संपर्क में रहता है और उन दोनों का जब संपर्क होता है तो वो जीव द्रव्य एक धागे के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? धागे के रूप में। उस छोटे जो जीव द्रव्य के जो तंतु बनते हैं, जो धागे बनते हैं, उन धागों को कहते हैं जीव द्रव्य तंतु हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये एक बार कंपटीशन में पूछा हुआ पॉइंट है और उसमें पर्सन ऐसे डाला था कि प्लाज्मोडेस्मेटा नामक संरचना किस में पाई जाती है? प्लाज्मोडेस्मेटा नामक संरचना किस में पाई जाती है? और उसमें दे दिया, जैसे मान लीजिए एक दे दिया मानव दे दिया, एक जीवाणु दे दिया, एक वायरस दे दिया, एक पादप दे दिया। तो जो पादप कोशिका होती हैं इनके अंदर ये प्लाज्मोडेस्मेटा नामक संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर जो एपोप्लास्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो तीनों पथ हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, रसधानी पथ, ये बोर्ड में भी कई बार इन एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में क्वेश्चन डाल देता है। बोर्ड में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इनको देखना भी है। आज के पॉइंट में इतना ही लेंगे। कल वापस से अपन इसी पॉइंट पे आएंगे कि जो पादपों के अंदर अवशोषित जल होता है वो जल कौन से मार्ग से गुजरता है, तो वो मार्ग कौन कौन से हैं, और जिनमें आज मैंने बताया है एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानी पथ। क्लियर? ये कल दोबारा से अपन इन्हीं पॉइंटों पे आएंगे। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।